नाटो चीफ स्टोल्टेनबर्ग ने एक बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन से आएगी बुरी खबर, हमें बुरी खबर के लिए तैयार रहना चाहिए, ये कहा है नाटो चीफ ने। ये बहुत बड़ी खबर है ऐसे वक्त में जब दोनों मुल्कों के बीच इस वक्त भयानक जंग चल रही है। नाटो चीफ ये कह रहे हैं कि हमें बुरी खबर के लिए तैयार रहना होगा। यूक्रेन से बहुत बुरी खबर आने वाली है। तो देखिए, अब तो सीधे सीधे संकेत दिए जा रहे हैं कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। नाटो चीफ खुद ये चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इस बयान के मायने क्या हैं, ये जरा हम आपको समझाते हैं। बुरी खबर के लिए तैयार रहें, पुतिन की जीत त्रासदी होगी, नाटो के लिए बड़ा खतरा पैदा करेगी, यूक्रेन की मदद हमें करनी होगी, ये कहा है नाटो चीफ ने अपने बयान में। यानी वो आने वाले वक्त के लिए कहीं ना कहीं पुतिन की जीत की तरफ भी इशारा करते नजर आते हैं और इसे बहुत बुरा करार दे रहे हैं, दुनिया के लिए बड़ा खतरा करार दे रहे हैं। 24 घंटे में रूस के 770 सैनिक मारे गए हैं। जी हां, एक और बड़ी खबर, रूस को नुकसान पर यूक्रेन का यह दावा सामने आया है। अब तक 3,32,810 जवान मारे गए हैं। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का बड़ा ड्रोन अटैक। क्रीमिया से लॉन्च किए गए 23 ड्रोन एक साथ। यूक्रेन का दावा, 18 ड्रोन्स को हमने मार गिराया। रूस की X-59 मिसाइल गिराने का भी यूक्रेन ने किया है दावा। और एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन को नए हथियार मिलने पर संकट छा गया है। बड़े सप्लायर भी मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हथियार उत्पादन में कमी से यूक्रेन को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च की रिपोर्ट में यह दावा किया गया था। तो देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि ज़ेलेंस्की बार बार दुनिया से कह रहे हैं कि हमें इस जंग को जीतने के लिए चाहिए हथियार, हथियार और सिर्फ हथियार। लेकिन अब हथियारों के संकट का सामना कर रहा है यूक्रेन बड़े पैमाने पर। इसके सीधे संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं इस खबर से। तो देखिए, यूक्रेन को अब तक कितने हथियार मिले हैं ये हम आपको बता दें। अमेरिका से 1 लाख के करीब हथियार मिले हैं। यूरोपीय संघ से 3.5 लाख से ज्यादा 155 mm के गोले मिले हैं यूक्रेन को, जिसकी बदौलत ज़ेलेंस्की इस जंग में टिके हुए हैं। रोज 10,000 राउंड फायर होते हैं। आप अंदाजा लगाइए, इतने महीनों से यह जंग जारी है, कितने हथियारों का इस्तेमाल हर रोज, हर घंटे, हर सेकंड हो रहा है। 6,000 राउंड रोज फायर किए जाते हैं हथियारों से, और अभी भी और दरकार है इन हथियारों की। 15 लाख से ज्यादा गोलों की सालाना जरूरत है यूक्रेन को, ताकि इस जंग को आगे बढ़ाया जा सके और रूस जैसे मजबूत देश के सामने यूक्रेन टिक सके। लेकिन अब यह मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। इस बीच अहम खबर, यूक्रेनी सेना को चित्त करने के लिए ज़ेलेंस्की ब्रिगेड में खलबली मचाने के लिए पुतिन की फौज ने सॉलिड डिफेंस और विध्वंसक अटैक का प्लान तैयार किया है, जिसमें मॉडिफाइड हथियारों का इस्तेमाल होगा या अपग्रेडेड वेपन का। और जानते हैं इस कड़ी में पुतिन ने किन वेपन्स को पहले से ज्यादा विध्वंसक बनाया है। पहला हथियार है क्लस्टर बम और दूसरा हथियार है एंटी ड्रोन जैमर। आखिर कैसे ये 2 वेपन्स यूक्रेनी सेना के लिए काल साबित होंगे, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन जंग का विनाशक दौर अब शुरू होने वाला है। पहले से ज्यादा विध्वंसक अंदाज में हमले होने वाले हैं। और जानते हैं, इस बार पुतिन यूक्रेन के खिलाफ जिन हथियारों का इस्तेमाल करने वाले हैं, वो यूक्रेन की सरजमी और उसकी सेना के लिए काल साबित होने वाले हैं। जी हां,
रूसी डिफेंस की तरफ से जो ताजा अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ आर पार की जंग में इस बार रूसी सेना मॉडिफाइड वेपन्स का इस्तेमाल करेगी और इस कड़ी में सबसे पहला नाम है मॉडिफाइड RBK 500 क्लस्टर बम, ड्रोन आइडेंटिफायर जैमर। जहां मॉडिफाइड RBK 500 क्लस्टर बम का इस्तेमाल पुतिन की ब्रिगेड सदर्न यूक्रेन में करेगी, वहीं ड्रोन आइडेंटिफायर जैमर को रूसी नौसेना ने ब्लैक सी में तैनात किया है। लेकिन सबसे पहले बात रूस के क्लस्टर बम की, जो कि एक ऐसा विनाशक है जिसका इस्तेमाल युद्ध में नाजायज है, जिसे दुनिया के करीब 100 देशों ने बैन कर रखा है, जिसके प्रहार भर से भी भीषण नरसंहार हो सकता है। अब उसी प्रलयंकारी बम से यूक्रेन में रूस तबाही मचाएगा। RBK 500 क्लस्टर बम के मॉडिफाइड वर्जन से यूक्रेनी सरजमी को दहलाएगा। क्योंकि रूस ने RBK 500 क्लस्टर बम का ग्लाइड वर्जन तैयार किया है, जिसके चलते RBK 500 पहले से ज्यादा घातक हो चुका है। RBK 500 को नेविगेशन सिस्टम से लैस किया गया है। ग्लाइड बम की तरह RBK 500 में विंग्स लगाए गए हैं। यानी मॉडिफाइड RBK 500 क्लस्टर बम किसी ग्लाइड बम की तरह सटीक वार करेगा, एकदम पिन पॉइंट लोकेशन पर, और तबाही क्लस्टर बम जैसी भीषण और भयावह होगी। हालांकि पहले भी रूस डोनेस्क में RBK 500 क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर चुका है, मगर इसके मॉडिफाइड वर्जन को खास तौर से विंटर वॉरफेयर के लिए तैयार किया गया है। वहीं बात अगर रूस डिफेंस के ड्रोन आइडेंटिफायर जैमर की करें, तो इसे रूसी नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट ने सेवेस्तोपोल में तैनात किया है, ताकि काला सागर की तरफ से अगर ड्रोन अटैक होते हैं तो उन्हें नाकाम किया जा सके। इतना ही नहीं, क्रीमिया पर भी जिस तरह यूक्रेनी सेना ड्रोन अटैक करती है, उसे भी पावरफुल एंटी ड्रोन जैमर की मदद से रोका जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चीन दौरे पर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको। जी हां, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले लुकाशेंको। ये अहम खबर, तस्वीरें आपके सामने हैं। शी जिनपिंग से लुकाशेंको की मुलाकात हुई है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग के मद्देनजर यह मुलाकात खासी अहम मानी जा रही है। बेलारूस रूस के साथ खड़ा है और बेलारूस के राष्ट्रपति से शी जिनपिंग की हुई है मुलाकात। और जंग पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान सामने आया है। 12 जगह फ्रंट लाइन पर भीषण युद्ध चल रहा है। मरिंका, अवदीवका में हालात सबसे ज्यादा खराब है, यह बताया गया है। बाखमुत में भी भीषण संघर्ष जारी है। खेरसोन और खार्किव में लगातार हमले हो रहे हैं। और रूस के साथ जारी युद्ध के बीच जेलेंस्की के लिए खबर अच्छी नहीं है। अगले 3 महीनों के अंदर अंदर जेलेंस्की का तख्ता पलट हो सकता है। बाइडेन ने जेलेंस्की की विदाई की तैयारी शुरू कर दी है। सवाल यह है कि जेलेंस्की से बाइडेन आखिर क्यों खफा हो गए। सवाल यह भी है कि अगर जेलेंस्की को हटाया जाता है तो यूक्रेन में उनकी जगह लेगा कौन। रूस के साथ जंग के बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ रूस ने यूक्रेन पर हमले बहुत तेज कर दिए हैं और कीव पर पूरी तरह से कब्जा करने का इंतजाम कर दिया है।
तो दूसरी तरफ हथियारों और गोला बारूद से लगातार यूक्रेन की मदद करने वाला अमेरिका भी अब ज़ेलेंस्की से नाखुश होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बहुत जल्द ही अमेरिका के इशारों पर ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटाया जा सकता है। चीन के मीडिया रिपोर्ट पर यकीन करें तो ज़ेलेंस्की को हटाने की तैयारी भी पूरी कर दी गई है। चीन के मीडिया का दावा है अगले 3 महीनों में यूक्रेन की सत्ता में बड़ा फेरबदल दिख सकता है। इस दावे के मुताबिक यूक्रेन में फरवरी में तख्ता पलट हो सकता है। बुदानोव या वैलेरी ज़ालुझनी को यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। किरिल बुदानोव यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के इंटेलिजेंस चीफ हैं, जबकि वैलेरी ज़ालुझनी यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ हैं। चीन के मीडिया के मुताबिक अमेरिका ज़ेलेंस्की को हटाकर अब ज़ालुझनी और बुदानेव के हाथ में सत्ता देना चाहता है। अगर चीनी मीडिया के इन दावों को माने तो फरवरी में ही ज़ेलेंस्की को हटा दिया जाएगा। तो क्या सच में ही बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को हटाने की तैयारी कर ली है? सूत्रों के मुताबिक बाइडेन ज़ेलेंस्की के कई फैसलों से नाराज हैं। यूक्रेन में चुनाव रद्द करने के ज़ेलेंस्की के फैसले से व्हाइट हाउस के साथ पेंटागन भी काफी असंतुष्ट है। ज़ेलेंस्की ने कुछ दिनों पहले कहा था अभी युद्ध का समय है, ऐसे में चुनाव कराना ठीक नहीं होगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज़ेलेंस्की चुनाव को टालकर पश्चिमी देशों से जंग के नाम पर बड़ा पैकेज और सहायता चाहते हैं। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी सेना में भी ज़ेलेंस्की के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है। पूर्वी यूक्रेन में जंग लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों में भी भारी असंतोष है। कुछ सैन्य अफसरों को भी लग रहा है कि ज़ेलेंस्की देश के लिए ठीक नहीं है। मिड लेवल के जनरल बगावत भी कर सकते हैं। वहीं युद्ध में बड़े नुकसान से सेना के अलावा जनता में भी असंतोष बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि इस तरह के इनपुट मिलने के बाद बाइडेन प्रशासन नेटो देशों को भी ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटाने के लिए तैयार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त एक और अहम खबर आपको बता दें, रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बड़ा दावा कर दिया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम क्रू पर भारी दबाव है। ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट के जरिए यह बड़ा खुलासा हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम SA-15 को लेकर यह दावा सामने आया है। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर यह बड़ा दावा किया गया है। ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट में एयर डिफेंस सिस्टम क्रू पर भारी दबाव की बात कही गई है। इस रिपोर्ट में तो ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट में क्या बड़ा दावा किया गया है, इसको जरा हम आपको समझाते हैं। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम SA-15 में कमी का इसमें जिक्र है। ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट यह कह रही है रूसी एयर डिफेंस सिस्टम SA-15 में कमी को लेकर यह बड़ा खुलासा पहली बार जंग के दौरान सामने आया है। एक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सिर्फ 3 सैन्य कर्मी ही मौजूद हैं। ये अपने आप में खतरे की बात है। एयर डिफेंस सिस्टम चला रहे दल पर बहुत ज्यादा दबाव है, उनके ऊपर काम का जबरदस्त प्रेशर है। सिर्फ 3 क्रू मेंबर से 24 घंटे निगरानी करवाना यह बेहद कठिन काम है। नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा रहा है। फिलहाल डिफेंस सिस्टम क्रू की सहनशीलता की कड़ी जांच की बात भी इस खुफिया रिपोर्ट में कही गई है। SA-15 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में आपको बता दें कि फ्रंट लाइन पर इसे तैनात किया गया है। ये रूसी एयर डिफेंस सिस्टम है और यूक्रेनी ड्रोन्स का ये शिकार करने में माहिर माना जाता है। 12 से 16 किलोमीटर की इसकी पूरी रेंज है। यूक्रेन के निशाने पर भी है, क्योंकि यूक्रेन के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती पेश करता हुआ नजर आ रहा है। और अब खबरें आपको दिखाते हैं बैटल ऑफ गाजा से जुड़ी। हमास को एक और बड़ा झटका लगा है। शती बटालियन का कमांडर मार गिराया गया है। हमास कमांडर हैतम खुवाजरी मारा गया है। 7 अक्टूबर के हमले में हैतम भी शामिल था, ये इजराइल ने दावा किया है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो बर्बर हमला हुआ था, जिसके बाद इस युद्ध की शुरुआत हुई, उसमें हमास का कमांडर हैतम भी शामिल था, जिसे इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अब ढेर कर दिया है। और गाजा में ऑपरेशन पर IDF का ताजा बयान। पूरा गाजा ही हमास का आतंकी ठिकाना था। स्कूल, प्लेग्राउंड के अंदर टनल गेट मौजूद थे। मस्जिदों के अंदर भी टनल के दरवाजे मौजूद थे। ये IDF की तरफ से कहा गया है। यानी पूरे गाजा को ही हमास का ठिकाना
घोषित करती आईडीएफ अब नजर आ रही है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान इस वक्त गाजा के अंदर मौजूद हैं। नॉर्थ गाजा में ऑपरेशन लगभग पूरा किया जा चुका है और साउथ गाजा में इस वक्त आईडीएफ बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है और अब आईडीएफ की तरफ से यह ताजा बयान जारी किया गया है कि पूरा गाजा ही हमास का अड्डा बन चुका था। और देखिए ऑपरेशन टनल गाजा में अब तक क्या हुआ है ये आपको बता दें। 800 आईडीएफ ने दरवाजों का पता लगाया है। 800 दरवाजे, 500 सुरंगों के दरवाजे अब तक ध्वस्त किए गए हैं। ये एक जानकारी दी गई है आईडीएफ की तरफ से। हर दिन एयर स्ट्राइक कितनी हो रही है? 200 के करीब। 50% जवान जमीनी हमले में शामिल हैं, ये बताया गया है आईडीएफ की तरफ से। अंडरग्राउंड ठिकानों तक कैसे पहुंच रहा है इजराइल, अब यह भी जान लीजिए। इसमें काम आ रही है 3D मैपिंग तकनीक। सटीक नक्शा तैयार कर रही है आईडीएफ। इसके जरिए स्कैनिंग और इमेजिंग का काम चल रहा है और इसमें टेक्नोलॉजी की मदद भरपूर मिल रही है। इसके बाद नंबर आता है बंकर बस्टर बॉम्ब का। जी हां, 100 फीट तक अंदर जाने की इसकी क्षमता है। जमीन के अंदर विस्फोट से तबाही मचाई जा सकती है और तमाम सुरंगों को नष्ट किया जा रहा है इसी बॉम्ब के जरिए। स्पॉन्ज बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फोम का विस्फोट इसके जरिए दूर तक फैलता है। कुछ देर में मोटी परत जम जाती है। टारगेट देखिए क्या है, अब हम आपको यह बता दें। टारगेट हैं हमास के सारे कमांडर्स। गाजा वेस्ट बैंक से कई लोगों को पकड़ा गया है। पूछताछ से इनके ठिकानों को ट्रेस करने में मदद मिली है और बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई जारी है। हमास के सपोर्टर्स को अरेस्ट किया जा रहा है और हमास के जो लड़ाके हैं उन्हें एलिमिनेट किया जा रहा है। एक और अहम खबर है, ग्राउंड ऑपरेशन पर आईडीएफ का बयान। हमलों का दायरा अब बढ़ रहा है, यह कहा गया है। एक ही मकसद है हमास का पूरी तरह से सफाया। इजरायली एक एक खतरे को नष्ट कर देंगे, यह कहा है आईडीएफ ने। और एक और बड़ी खबर है, हमास के निशाने पर इजरायली शहर हैं। रॉकेट से कई शहरों पर हमले हो रहे हैं। हवाई हमलों को लेकर इजरायल में अलर्ट जारी किया गया है। रात भर बजते रहे एयर रेड सायरन। और इजरायल में दहशत को लेकर यरूशलेम से हमारे संवाददाता विपिन चौबे की एक ताजा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से फिलहाल इजरायल और हमास के बीच जो सीज फायर टूटा है, उसके बाद तनाव दोनों देशों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिनों से लगातार इजराइल के अलग अलग इलाकों में पूरी रात एयर अलर्ट सायरन बज रहे हैं और इजराइल के तमाम शहर हमास के निशाने पर नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त जेरूसलम के सेंट्रल स्टेशन पर मौजूद हैं। वहां की तस्वीरें आपको दिखा दें, भीड़ भाड़ कैसी है, लेकिन इन तमाम लोगों के चेहरों पर एक डर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल जिस दिन से सीज फायर टूटा है, उसके बाद से इजराइल की सेना हमास पर यानी गाजा पट्टी के इलाकों में कहर बनकर टूट रही है। तमाम इलाकों में बम गिराए जा रहे हैं, रॉकेट मिसाइल से हमला किया जा रहा है और तो और ग्राउंड ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया है। इसके जवाब में हमास भी जवाबी कार्रवाई में इजराइल के अलग अलग शहरों को टारगेट करके मिसाइल से हमले कर रहा है और इसके बाद लोगों में पूरी रात डर और दहशत का माहौल देखा जा रहा है। जैसे ही एयर अलर्ट सायरन बजता है, लोग भागकर बंकरों में छिपने को मजबूर हैं। हम जेरूसलम इसलिए आए हैं ताकि आपको दिखा सके कि जेरूसलम में माहौल क्या है। दरअसल कल पूरी रात जेरूसलम को टारगेट करने के बाद कई हमले किए गए हैं, जिसका असर यहां पर सुबह देखा गया। हालांकि अब सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन अभी भी लोग डर और दहशत के साए में हैं। आपको बताते चलें कि जिस दिन से ये सीज फायर टूटा है, उसके बाद से जो हालात हैं वो बेहद नाजुक बने हुए हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने भी हमले तेज कर दिए हैं। लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ के 3 जवानों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह पर आईडीएफ ने जवाबी स्ट्राइक की है। फायरिंग वाली जगह को ही उड़ा दिया गया है। ये देखिए तस्वीरें। और हिजबुल्लाह की नई जंगी तैयारी भी इस बीच सामने आई है। आईडीएफ के जेट्स को टारगेट करने की तैयारी की गई है हिजबुल्लाह की तरफ से, यानी हिजबुल्लाह भी बड़ी प्लानिंग करता हुआ नजर आ रहा है इजराइल के खिलाफ।
तो हिजबुल्लाह कितनी बड़ी चुनौती और हिजबुल्लाह की जंगी तैयारियां कैसे आगे बढ़ रही हैं इजराइल के खिलाफ, कैसे बड़ा प्रहार करने की तैयारी है ये आप देखिए। 1.5 लाख से ज्यादा मिसाइलें हिजबुल्लाह के पास हैं, कई घातक रॉकेट इसके पास मौजूद हैं और ये इजराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब है। सीक्रेट लॉन्चिंग पैड्स तैयार किए गए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, एंटी एयरक्राफ्ट लॉन्चर मंगवाए गए हैं और माना यह जा रहा है कि हथियार इकट्ठा करने में ईरान बहुत मदद कर रहा है हिजबुल्लाह की। वैसे भी हिजबुल्लाह के पीछे असली ताकत ईरान की मानी जाती है। ईरान और सीरिया से हथियार मिले हैं, लेबनान के पोर्ट से समुद्री सप्लाई की जा रही है। तो ये है हिजबुल्लाह की पूरी जंगी तैयारी। और गाजा पर हमले के साथ ही हिजबुल्लाह और हूती भी इजराइल को दहलाने की प्लानिंग में जुट गए। खुलासा हुआ है कि हिजबुल्लाह लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है और नए लड़ाकों की भर्ती के लिए कई देशों में बाकायदा अभियान चला रहा है। हिजबुल्लाह मोटी सैलरी देने का लालच देकर कई देशों के लड़ाकों को इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। फिलहाल इजराइल की सेना सतर्क है और हिजबुल्लाह के साथ हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर भी हमले शुरू कर दिए गए। गाजा में दूसरे चरण का हमला करने से पहले लेबनान बॉर्डर पूरी तरह सील था। जमीन पर टैंक गश्त कर रहे थे और आसमान में फाइटर जेट गश्त लगा रहे थे। जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। इधर गाजा में बारूद बरसा और उधर हिजबुल्लाह लड़ाकों का खून उबाल मारने लगा। इजराइल से बदला लेने की तैयारी शुरू हो गई है। हिजबुल्लाह लड़ाके रॉकेट और गोला बारूद लेकर लेबनान बॉर्डर पर पहुंचने लगे, लेकिन हिजबुल्लाह लड़ाकों को मौका नहीं दिया गया। इजरायली फाइटर जेट से बमबारी शुरू कर दी गई और टैंक से बारूद की बरसात कर दी गई। लेबनान बॉर्डर पर ऐसी ताबड़तोड़ गोलाबारी हुई कि हिजबुल्लाह लड़ाकों को फिर से पीछे भागना पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने ब्राजील से लड़ाकों की भर्ती शुरू की है। हिजबुल्लाह $1 लाख देने का ऑफर दे रहा है। हिजबुल्लाह को शार्प शूटर्स की जरूरत है। ब्राजील के एक संगीतकार की गिरफ्तारी से यह खुलासा हुआ है। इजराइल ने भी चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल की सीमा से नहीं लौटे तो इजराइल लेबनान के बड़े हिस्से को तबाह कर सकता है। ब्राजील से लड़ाकों की भर्ती के बाद खुलासा हुआ कि हिजबुल्लाह का भर्ती अभियान कई और देशों में भी चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और सीरिया से हथियारों की नई खेप मिली है। ईरान से हिजबुल्लाह को भर्ती के लिए फंडिंग हो रही है। हिजबुल्लाह उन देशों को टारगेट कर रहा है जहां यहूदी रहते हैं। हिजबुल्लाह सिर्फ इजरायली सीमा पर लड़ने के लिए भर्ती नहीं कर रहा है। हिजबुल्लाह की कोशिश है कि दुनिया के कई देशों में यहूदियों पर हमले हों। हिजबुल्लाह की लेबनान में शिया बहुल इलाकों में वर्चस्व है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 20,000 लड़ाके हैं। ये सभी अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं और अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं। इसके अलावा करीब 30,000 लड़ाके रिजर्व में हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर कभी भी बुलाया जा सकता है। लेकिन हिजबुल्लाह जानता है कि अब महीनों की जंग हो सकती है और सामने इजराइल जैसा ताकतवर दुश्मन है, इसलिए नए लड़ाकों की खोज शुरू हो गई है। ईरान में भी फर्जी नाम से भर्ती अभियान चल रहा है। हिजबुल्लाह को फिलहाल स्नाइपर गन चलाने में ट्रेन लड़ाके चाहिए।